साल 2024 का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला, किसान, युवा और मिडिल क्लास के लिए कई तरह के ऐलान किए। खासकर इनकम टैक्स पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि इनकम टैक्स पर क्या बदलाव हो सकता है और मिडिल क्लास यानी कि टैक्स पेयर को क्या राहत मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। हमारे साथ मौजूद है सर शिशिर सर, ये बिजनेस एडिटर है हमारे यहाँ। 24 सालों से आप इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहले कि जो वित्त मंत्री ने एक सेंटेंस बोला कि 17,500 रुपए की बचत होगी एक सैलरी क्लास इंसान की या फिर वेतन पाने वाले व्यक्ति की। पहले तो ये जानेंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन सर उससे पहले वित्त मंत्री ने जो बदलाव की घोषणा की है इनकम टैक्स को लेकर के, वो क्या है एकदम आसान भाषा में, क्योंकि हमेशा इनकम टैक्स को लेकर के मेरे जैसे आम इंसान या आम आदमी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या था, अब क्या हो गया, तो अब पहले और इसमें बदलाव क्या हुआ है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है, क्या राहत मिलने वाली है। तो सर पहले बदलाव क्या होने जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। आम मध्यम वर्गीय, सैलरीड क्लास, कमाने खाने वाले सब बजट को सिर्फ एक ही चीज के लिए देखते हैं, क्या हुआ टैक्स के रेट में बदलाव, हमारे इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुआ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा वो जमाना जब रेल बजट आता था। तो रेल बजट आता था तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रेल मंत्री भाषण पढ़ते थे, लेकिन आम आदमी को उसमें से सिर्फ 2 ही चीजों में दिलचस्पी होती थी। एक तो किराया क्या घटा बढ़ा और दूसरा नई ट्रेन, और कुछ नहीं। उसी तरह ये इसमें आम आदमी शुरुआत में क्या बोल रहे हैं वित्त मंत्री कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लास्ट में आता है टैक्स प्रपोजल, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि अब जीएसटी आ गया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा आती है। अब आइए आज की बात पर। आज वित्त मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स में कुछ बदलाव किए गए। हालांकि ये बदलाव ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं हुआ, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हुआ। अच्छा। न्यू टैक्स रिजीम को चूंकि निर्मला सीतारमण ही इंट्रोड्यूस की है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही इंट्रोड्यूस किया है, तो इस पे इनकी थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो है। ओल्ड टैक्स रिजीम सदा से आता है, चला आ रहा है, जब से टैक्स व्यवस्था बनी है उसमें टैक्स में छूट मिलती रही है। तो पहले उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की व्यवस्था की थी। इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 75,000 कर दिया, मतलब 25,000 रुपए का फायदा। साथ ही उन्होंने टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव किया। जैसे मैं बताऊं कि पहले इस साल, मतलब अभी जो हम भर रहे हैं इनकम टैक्स, तो उसमें टैक्स का स्लैब था, एक तो था 0 से 3 लाख का, जिस पर 0 निल इनकम टैक्स है। उसके बाद 3 से 6 लाख का था, जिस पर 5%। एक था 6 से 9 लाख का, जिस पर 10%। एक था 9 से 12, जिस पर 15%। एक था 12 से 15 लाख का, जिस पर 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% का। इस साल उन्होंने टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, मतलब हल्का फुल्का जी। बदलाव। 0 से 3 लाख तक 9 उसी तरह रखा। 3 से 6 के बदले उन्होंने 3 से 7 कर दिया। 3 से 7 कर दिया और उस पर टैक्स की रेट कर दी 5%, मतलब अब 7 लाख कमाने वाले भी 5% ही देंगे। तीसरा पिछली साल था 6 से 9, इस बार उसको कर दिया 7 से 10, 1 लाख यहाँ भी बढ़ गया। 7 से 10 तक 10%, मतलब आपने 10% कमा रहे हैं तो आपको महज 10% का टैक्स देना होगा। 10 लाख तक। उनके इसके बाद चौथा था उनका पिछले साल 9 से 12, इसको इन्होंने कर दिया 10 से 12, और टैक्स रेट वही 15%। ऊपर वही है 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। मतलब ये माना जाए कि न्यू टैक्स रिजीम जो ले रहे हैं उसमें जिनकी आय सालाना 7 लाख रुपए है वो टैक्स फ्री है, अभी तक हम ये समझ सकते हैं। अब सर क्योंकि टैक्स ऐसी चीज़ है ना कि हम एक प्रावधान को एक ही तरह से देखते हैं। अब अगर सारी चीज़ें जोड़ ली जाए, जैसे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की, वो 50 से 75 हुआ है। 7 लाख जिसका एनुअल पैकेज है, उसकी 7 लाख सैलरी है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अगर लगेगा, और अगर उसकी सैलरी 7.5 या 7,75,000 है, तो भी 7,75,000 वाले
वाले पैकेज वाले की को भी ये टैक्स फ्री रहेगा, ये इसे मैं ऐसे इसको समझूं? एक आसान उदाहरण में समझिए। जी 7 लाख 6 लाख ये थोड़ा सा संख्या सम नहीं है, तो थोड़ा सा जी। समझना आसान नहीं होता। हम एक उदाहरण लेते हैं 10 लाख का। ठीक है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की आमदनी साल में 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में जोड़ घटाव भी आसान है, समझना भी आसान है। अभी से पहले मतलब पिछले साल तक उनको 10 लाख वाले कमाने वाले को 0 से 3 में तो नील था। हाँ। 3 लाख उनका ऐसे बच गया। 3 लाख से 6 लाख मैं उस पे उनको 5% देना पड़ता था, मतलब 15,000 रुपए। ठीक है। अब बाकी बचा 6 से 9 लाख के रेंज में। तो 3 लाख पहले निकल गया, 3 लाख बाद में निकल गया। अब बचा 6 से 9 लाख रुपए। तो उसमें 3 लाख पर 10% लगा, मतलब 30,000। 15,000 5% में लगा, 10% में 30,000। फिर भी 50,000 बच रहे हैं उनके, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने निकाल दिया 50,000। तो 50,000 पे अब उसको लग जाएगा 15%, तो उसमें 7,500। तो कुल टैक्स बन गया 15,000, 30,000 और 7,500। कुल टैक्स बन गया 52,500। इस पर अब एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है। इस टैक्स पर 4% का सेस लगेगा, जो कि हुआ 2,100 रुपए। तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी बनी इस बंदे की 54,600 रुपए 10 लाख पर, 10 लाख की आमदनी पर। अब आ जाइए न्यू टैक्स रिजीम, मतलब इस साल के प्रावधान पर। 10 लाख की आमदनी है, पिछले साल हमने उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटाया था, इस साल हम स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देते हैं 75,000 रुपए। तो सीधा 25,000 का ये फायदा। अब उनकी आमदनी बची 9,25,000 रुपए मात्र। 9,25,000 में 3 लाख तो घट गया उसका जीरो वाला। 6.5। अब बच गया 6.25 लाख। इसमें से 3 लाख पे, 3 से 7 लाख वाले पे, उसमें जो है उनको 0 से 3 तो नील है। 3 से 7 पर उसको 5% देना है, तो उधर चला गया 20,000 रुपए। उसके बाद उसका बचा 2,25,000 रुपए। इस पर वो 10% देंगे, तो 2 लाख मतलब 22,500 रुपए और टैक्स बना। तो 20,000 और 22,500 मतलब 42,500 का टैक्स बन रहा है। पहले ये टैक्स बन रहा था 52,500 का। 42,500 का टैक्स बना और इस पर 4% का सेस देंगे, तो 4% का सेस हुआ 1,700 रुपए। तो टोटल हो गया 44,200 रुपए। मतलब दोनों को कंपेयर करने पर पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी और अभी जो है उसको कंपेयर करने पर सीधा 10,000 रुपए का, 10,400 की। 10,000 पहले लग रहा था उसको 54,600 रुपए, अब लग रहा है 44,200 रुपए। तो 10,400 रुपए की शुद्ध बचत हो, सीधा बचत फायदा। उसी तरह और ऊपर जाएंगे और ज्यादा में जाएंगे, तो ये निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा था कि 17,500 रुपए की बचत होगी, तो उन्होंने सही ही कहा था। 17,500 रुपए की बचत जैसे हमने जो भी उदाहरण 10 लाख आमदनी का लिया, अगर ये उदाहरण हम बढ़ा करके 15 लाख 30 लाख आमदनी का लेंगे, तो ये उनको उन्होंने मैक्सिमम 17,500 लिमिट बताई है कि 17,500 की इस तरह से ये बचत होने जा रही है। सर, ये तो रहा इनकम टैक्स से जुड़े हुए जितने भी बदलाव हुए थे, वो आपने बहुत ही सरल भाषा में समझा दिए, मुझे भी समझ आ गया। लेकिन इसके बावजूद लोग आम तौर पर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, जो अभी खासकर बहुत चल रहा है, SIP वगैरह लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सर, उसके टैक्स रेट पर क्या कुछ बदलाव हुआ है, और हुआ है तो उसका असर कैसे पड़ने वाला है? बिल्कुल बदलाव हुआ है। सरकार भी इस तथ्य को समझ रही है कि अब आम आदमी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात का उल्लेख किया था कि अब लोग बैंक FD के बजाय शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। SIP बहुत लोग बहुत आसानी से लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि अब शेयर बाजार में निवेश करना बड़ा आसान हो गया है। ढेर सारे ऐसे स्टार्टअप आए हैं जो कि आपको मिनटों में ऐप पे आप उनका अकाउंट अपना खोल लीजिए, शेयर बाजार में निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, खूब आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि म्यूचुअल फंड में अभी हमने, आपने खबर पढ़ी होगी, एक खबर हमने बनाई थी
HDFC का डिफेंस फंड, उसने पिछले साल भर में लगभग 90% का रिटर्न दिया है। उसी तरह निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एक है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसने साल भर में 70% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। बैंक क्या देगा आपको साल भर में? 5%, 6%, बहुत हुआ तो 7%। कहाँ 7%, कहाँ 70%? रिटर्न में बहुत अंतर है। तो जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, कामकाजी आदमी हैं, जो थोड़ी सी आर्थिक रूप से साक्षर हैं, सक्षम है, वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड के साथ एक और फायदा क्या है कि आप यदि बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो आप जिस स्लैब में आते हैं 10%, 20%, 30%, 5%, उस स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फायदा है, जैसे आप मान लीजिए 30% में हैं और आप बैंक एफडी से कितना पैसा, जितना भी आया इंटरेस्ट, उस पर 30% के दर से इंटरेस्ट रेट लगेगा। अच्छा। लेकिन म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में अलग बात है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो हिस्से में बांटा गया है। लॉन्ग टर्म में कम टैक्स, शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स। आपने कम अवधि में पैसे बना के बेच के निकल गए, मुनाफा काट लिया, तो उसमें ज्यादा टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म में कम टैक्स देना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म कितने साल को लॉन्ग टर्म माना गया है? तो शेयर बाजार में बड़ा सिंपल सा हिसाब है। आपने साल भर 12 महीने से अधिक समय के लिए पैसा लगा के रखा तो सरकार मानेगी कि आपने लॉन्ग टर्म गेन किया है। और लॉन्ग टर्म, एक साल में ही लॉन्ग टर्म। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म में पहले 10%, शॉर्ट टर्म में पहले 15% का लगता था टैक्स। मतलब एक साल से पहले आज आपने खरीदा और दूसरे दिन डबल हो गया शेयर का दाम, आप बेच के निकल गए, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। इस बार मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने 15% को बढ़ा के 20% कर दिया, 20%। शॉर्ट टर्म में आप मुनाफा कमा के निकल रहे हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म, साल भर से अधिक समय तक शेयर या म्यूचुअल फंड आपने रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। लॉन्ग टर्म पर शेयर या म्यूचुअल फंड में जो कमाई हुई उस पर महज 10% का टैक्स लगता है। हाँ, अब इसमें भी बदला। पहले इसको मैडम ने इस बजट में बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो लॉन्ग टर्म पे तो 2.5% बढ़ा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे 5% बढ़ गया। तो इसका लबोलुआब ये है कि आप शेयर बाजार से पैसा बना रहे हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा सरकार को भी दीजिए। मतलब बात ऐसी है कि सरकार ने, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में तो आम आदमी को बड़ी राहत दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर ली जाए या फिर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी स्लैब्स में बदलाव किए हैं, उससे राहत आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, तो वहाँ आपको ज़्यादा टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। तो हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही तमाम बातों को, तमाम टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूर देखते रहिए नवभारत टाइम्स और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।